This conference will now be recorded. Before I start, any question? कल के सेशन के लिए ठीक है। तो कल हमने लोड बैलेंसर कर लिया था और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किया था, राइट। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद में उसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं। एक नेटवर्क लोड बैलेंसर है, उसको देखते हैं। Uh, हम्म, Prashant, I actually increase the size of one disk. तो उसमें जब DFH करता हूँ तो अभी भी वही आता है, मतलब 8 GB जो एक्चुअल वो थी, और जो मैंने ग्रो डिस्क कमांड वाला ना, डिस्क वाला जो आप कह रहे हो, राइट। हाँ डिस्क वाले के लिए ना मैं आज एक वीडियो अभी अपलोड करूंगा। तो आज मैं ना आप लोगों को 2 वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें क्या है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ना, तो दैट वाज द कमांड्स वगैरह सब ठीक था, बट जो पार्टीशन नंबर था वो हमने गलत चूज किया था, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। पार्टीशन 1 चूज कर रहे थे, एक्चुअली हमारा पार्टीशन 2 था। तो वो इशू नहीं है, मतलब आज ना मैंने एक वीडियो एक्चुअली डाला है, तो उस वो रेफर करना और वो आपका हो जाएगा। या मैं बीच में ना अभी टाइम रहेगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, मैं आपको शो कर दूंगा। वो सिंपल वही सेम कमांड जो AWS का डॉक्यूमेंटेशन है वही यूज करना है और उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मैंने उसमें 2 वीडियोस हैं मिलेंगे आज आपको। उसमें एक है एक अगर आपको AWS नया वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है, तो नया हाँ वॉल्यूम ऐड के भी उसको रिफ्लेक्ट कराना होता है, तो उसको माउंट करना होता है। और एक वॉल्यूम और है, और दूसरा टास्क है जो हमारा, जो हम आप बात कर रहे हो, जिसमें हमें रिसाइज करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टास्क ना आप लोग करो। रीजन बीइंग कि उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा, ठीक है। हाँ, जब मतलब वो करोगे ना तो वो थोड़ा साइज तो इंक्रीज हो जाता है जब वो LSB के वो कमांड यूज करता हूँ, बट लेकिन जब DFH वो वाली कमांड यूज करता हूँ तो फिर वो 8 GB दिखाता है, वैसे 20 GB दिखा देता है। हाँ, तो LSBL के में जो दिखाता है ना उसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आपका एक्चुअली जो स्पेस वो दिखाता है कि स्पेस अवेलेबल है, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये देखो, अगर विंडोज की टर्म में देखोगे जैसे, तो ये ऐसे है कि पार्टीशन तो बन गया लेकिन वो फॉर्मेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फॉर्मेट नहीं हुआ है और इसकी डिस्क नहीं बनी है। जैसे सी ड्राइव बनती है ना, ऐसे ही यहाँ पे डिस्क बनती है, तो अलग अलग माउंट फोल्डर बनते हैं। तो ये क्या हुआ है कि आपके पास पार्टीशन स्पेस तो आ गया है, बैकएंड में हार्डवेयर आ गया है, लेकिन जो उसका माउंट पॉइंट है वो नहीं बना है, ड्राइव नहीं बनी है। तो df-ht जो कमांड होती है वो डिस्क स्पेस देखने के लिए होती है। तो उसमें क्या है कि आपको 8 GB जो पुराने वाला है वही दिखा रहा होगा, वो नया वाला आपको नहीं दिखा रहा है। तो एक बार वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो अगर देख के समझ में नहीं आता है, वीडियो देख के जस्ट फॉलो करना, ठीक है। पूरा कमांड एक एक दिया हुआ है उसमें मैंने, वो सिर्फ फॉलो करना। और उसके बाद नहीं होता है तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ दूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। क्योंकि काफी सारी चीजें ना, कुछ आपका टाइम आप जब खुद से करोगे ना तो उसमें आप थोड़ा चैलेंज आएगा और दिमाग फ्रेश होगा। तो वो असाइनमेंट है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आप असाइनमेंट की तरह करो, एक नया वॉल्यूम ऐड करना और एक रीसाइज करना, ठीक है। तो आज कर लो, आज वो कर लेना। अगर चैलेंज आएगा तो कल मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा। एग्री? वी आर श्योर। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन में ना ये रिक्वायरमेंट आती है, तो ये आपको खुद से करोगे तो मतलब ज्यादा मजा है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे
लोड बैलेंसर में हमने क्या किया, हमने कल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दिया। ठीक है, मेरे पास ये 3 सर्वर हैं बैकएंड में अभी भी, और ये तीनों सर्वर को मैंने एक टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है ना। टारगेट ग्रुप कौन सा है, CL Web TG। ठीक है, Prashant, sorry, can you share your screen? ओके, are you able to see now? Yes. क्या, तो ये हमारे पास टारगेट ग्रुप आ गया, और एक मैंने टारगेट ग्रुप बनाया था। अगर मैं इस टारगेट ग्रुप को ओपन करता हूँ तो देखो मुझे ये पता लग जाता है कि कितने मेरे एनवायरनमेंट मेरा कैसा चल रहा है टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंगली। तो टारगेट ग्रुप में मैंने 3 सर्वर ऐड किए हुए, राइट, वेब सर्वर 1, 2 और 3। ठीक है, देन अभी देखोगे तो हेल्दी है, तीनों हेल्दी है, यानी तीनों से रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी ट्रैफिक तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनहेल्दी कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, किस पर रजिस्टर है ये, HTTP पोर्ट पर रजिस्टर्ड है, 80 नंबर पोर्ट। ठीक है, और मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने हेल्दी होस्ट हैं, कितने अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो बीच में 3 आपके अनहेल्दी हो गए थे, मैंने तीनों बंद कर दिया था, तो वो अनहेल्दी दिखा रहा है बीच में अनहेल्दी हुए थे, यहाँ पे 2 अनहेल्दी हुए थे, और हेल्दी होस्ट अभी 3 है। एक्सक्यूज मी। जो रिक्वेस्ट आई है टारगेट ग्रुप पर, लास्ट 1 आवर का दिखा रहा होगा तो अभी ज्यादा नहीं है, 1 डे का देखोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कल ही जब इनिशियली हमने काम किया था तो हमारे पास 26 रिक्वेस्ट आई थी, राइट, तो ये भी आपके पास आ गया। तो ज्यादातर मतलब वेब डेवलपर्स के लिए है जो वेब साइट यूज कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने डेवलप किया होगा, इफ दे वांट टू चेक दीज थिंग्स, या आप चेक करना चाहते हो तो आपको मिल सकता है, मॉनिटरिंग ओवरव्यू आपको मिल जाता है, आपको कुछ और सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स पे आपको मिल जाएगी। रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट जो आ रहा है नॉर्मली वो 9 रिक्वेस्ट काउंट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको एक एवरेज मिल रहा है। तो ये क्या सब होता है, ये सब मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो व्हेन वी विल लर्न क्लाउड वॉच, हम वहां पे देखेंगे कि कैसे और पैरामीटर्स अगर हमको ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, बट एक एवरेज जो आपको बेसिक पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं वाया कंसोल। ठीक है, हेल्थ चेक सेटिंग्स आपको मिल जाती है, और जो मेजर इंपॉर्टेंट है कि मेरे कितने टारगेट रजिस्टर्ड है, और किसी को आप हटाना चाहो तो यहाँ से डी रजिस्टर करके हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये टारगेट ग्रुप हो गया। अभी एक चेक करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए, और उससे पहले देखो यहाँ पे कुछ और चीज मैं आपको शो करना चाहता हूँ। एक्शंस में अगर आप जाते हो ये लोड बैलेंसर के सेटिंग्स, लिसनर्स, हाँ जी, देखो लिसनर्स में जब आप आते हो लोड बैलेंसर के लिसनर में, तो अभी कौन सा पोर्ट 80 सेटअप है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर कुछ आप और भी चीजें सेट कर सकते हो जो आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या आता है, ट्रैफिक टर्मिनेट हो जाता है, रिक्वेस्ट आई और अभी क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड हो रहा है। कहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है, टारगेट ग्रुप पर, राइट। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, तो मैं जब एडिट करता हूँ यहाँ पर, तो सपोज कर मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड एक्शन कर सकता हूँ। ऐड एक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ किसी दूसरे आगे, जैसे मैंने टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड किया था। रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे, है ना, या कुछ और अगर आपको एरर मैसेज देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी
और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। या सपोज करो HTTP से रिक्वेस्ट आया और आप HTTPS पे फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है यहाँ पे कि आप HTTP रिक्वेस्ट आई और आप HTTPS पे फॉरवर्ड करना चाहते हो। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, आप ऐसा एक्शन ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो, ये टारगेट ग्रुप है, इस टारगेट ग्रुप पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल टारगेट ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल टारगेट ग्रुप है, मान लो 3 सर्वर आपने एक रजिस्टर किए, 3, अगर आपकी बहुत क्रिटिकल वेबसाइट है तो ऐसे सिनारियो आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास एक टारगेट ग्रुप है, उसमें आपने 50% ट्रैफिक डाल दिया, दूसरा टारगेट ग्रुप है, उसमें भी 50% ट्रैफिक डाल दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो अलग अलग टारगेट ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल। आपने बोला यहाँ पे 50% यहाँ चला जाए और 50% यहाँ चला जाए ट्रैफिक, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आई वो 2 टारगेट ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, और क्या एक्शन ऐड कर सकते हो, एक होता है ग्रुप लेवल स्टिकनेस। ग्रुप लेवल स्टिकनेस होता है कि आपने कभी देखा होगा, आप कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, राइट, और बीच में कुछ इंटरनेट का इश्यू आ गया, नेटवर्क का इश्यू आ गया, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाएगी और जो भी कुछ आपने कार्ट के अंदर ऐड किया हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपका सपोज करो इंटरनेट इश्यू था तो वो सेशन ब्रेक हो गया, सेशन ब्रेक हो गया, तो जो भी कार्ट के अंदर एडिट किया था आपने वो हट जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रुप लेवल स्टिकनेस। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट राउटेड टू रिमेन इन दैट टारगेट ग्रुप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। तो जब आपका एक सेशन बना था, उस सेशन के अंदर वो सेशन अगर बीच में ब्रेक हुआ तो दोबारा भी कनेक्शन आता है तो वो 1 आवर के लिए एक्टिवेटेड रहेगा, यानी 1 आवर तक वो रिक्वेस्ट आएगी तो वो सेम सर्वर पर जाएगी जिस सर्वर पे आपने पहले कनेक्ट किया था। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके उस सेशन के अंदर आपने किया, बट सम हाउ वो सेशन ब्रेक हो गया, तो दोबारा भी अगर आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट आएगी तो वो सेम सर्वर पे चली जाएगी। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि आपके नई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती, आपका ओल्ड सेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, सेशन अगर मेंटेन रखना हो तो आप स्टिकीनेस अनेबल कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, HTTP एड एक्शन फॉरवर्ड, इसमें मतलब हम कुछ रूल्स भी हम डाल सकते हैं। When I say rules, if request is more than 50, I mean whatever number, it automatically switches to the next target group. Uh, ऐसा कुछ होता है, threshold threshold defined जैसे कुछ होता है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको ओके, देखना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करोगे ना तो हो सकता है ठीक है, कि ये हो, बट आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ये हो जाएगा रिस्पॉन्स रेडी। हाँ, फिक्स रिस्पॉन्स, अगर आपको कुछ फिक्स रिस्पॉन्स देना है तो मतलब आपको 503 अगर कंडीशन बन रही है, 503 मतलब सर्वर एरर होता है कि सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप कुछ अपना फिक्स रिस्पॉन्स भी देते हो तो वो भी आप यहीं पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के रूल्स हैं जो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मल्टीपल टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हो रिक्वेस्ट को, फिक्स रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो।
एक काम करते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और फिलहाल मैं इसको सेम टारगेट ग्रुप पे रखता हूँ। टारगेट ग्रुप पे हमें डेटा ट्रांसफर करना है और इसको मैं अपडेट कर, ठीक है जी। तो एडिट रूल्स, दिस वाज आई वाज लुकिंग एक्चुअली। मेरे पास रूल फॉर कंडीशन, इंसर्ट रूल, हाँ जी ये बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा था इसके साथ में कुछ और ऑप्शन जो हम सेट कर सकते हैं, तो उस पर आते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मैंने किस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड किया, मल्टीपल टारगेट ग्रुप मैंने बताया आपको। आप क्या कर सकते हो, नोट कर लेते हैं, सेंड ट्रैफिक टू मल्टीपल टारगेट ग्रुप, दिस इज पॉसिबल। उसके बाद आपने बोला कुछ आप कंडीशंस लगा सकते हैं क्या, तो कंडीशन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्यू और एडिट रूल्स है कि इस टारगेट ग्रुप पर क्या रूल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, स्टिकीनेस हमने देखा, ठीक है। उसके बाद रन लिमिट फॉर कंडीशन वैल्यूज, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंड टोटल वैल्यूज। आपने बोला 100 टोटल रूल्स पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आप सेटअप कर सकते हो, 5 कंडीशन सेटअप कर सकते हो, 5 वाइल्ड कार्ड सेटअप कर सकते हो, 5 वेटेड टारगेट ग्रुप कर सकते हो। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है, यहाँ अगर आप प्लस करते हो या एडिट करते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको हाँ, इंसर्ट रूल पे अगर आप क्लिक करोगे, इंसर्ट रूल में आप कंडीशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो पाथ बेस्ड राउटिंग कर सकते हो। पाथ बेस्ड राउटिंग क्या होता है, अगर आप बोलते हो हैस्ट हेडर, जैसे ये पहला कंडीशन हो गया जैसे होस्ट हेडर, तो जब हम कुछ यूआरएल सेंड करते हैं, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो अभी तो आप डायरेक्ट वेबसाइट ओपन कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या वेब एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, तो उसमें वेब डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ कोड लगा देते हैं, कुछ हेडर की इंफॉर्मेशन साथ में पास करा देते हैं कि भाई इसका ओएस ये है, या कुछ और कंडीशन जो भी वो लगाना चाहते हैं, वो वेब डेवलपर आपको बता देगा कि क्या कंडीशन लगानी है। तो उसमें हम कुछ वैल्यू पास करा देते हैं हेडर में, और उसके बाद हम कुछ एक्शन ऐड कर देते हैं। तो एक्शन क्या ऐड कर देते हैं कि किस पर फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एक्शन फॉरवर्ड कर दिया कि अगर ओएस जो है, मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हेडर का जो फॉर्मेट है वो मुझे इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट वेब डेवलपर आपको बता देगा वो। तो ओएस है, अगर लाइनक्स है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर फॉरवर्ड हो जाए, वो रिक्वेस्ट जो भी आपने मल्टीपल टारगेट ग्रुप बना सकते हो और दूसरे वाले टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर ओएस आपका विंडोज है, तो वो दूसरे टारगेट ग्रुप पे, विंडोज वाले टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड हो जाए। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ रूल सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप लेवल स्टिकनेस आप इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके के रूल्स जो है वो आप सिर्फ यहाँ पर ही सेट कर सकते हो, ठीक है। और कंडीशन ऐड कर सकते हो, जैसे पाथ बेस्ड राउटिंग हो गई कि अगर इस पाथ से आ रहा है, ठीक है, मान लो आपका एक अबाउट अस पेज है, आपकी रिक्वेस्ट अगर अबाउट अस से आ रही है, तो उस पे वो कुछ ऐसा एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एक्शंस हैं जो आप कर सकते हो इन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये आपको ऑप्शंस देता है। कुछ आपका सोर्स आईपी फिक्स है कि अगर इस आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है तो इसको इस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कंडीशंस आ रही हैं, आपकी कुछ अलग कंडीशन आप लगाना चाहते हो,
तो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें प्राइमरी लाइक होस्ट हेडर हम यूज करते हैं, या पाथ बेस्ड राउटिंग यूज कर लेते हैं, या हम सोर्स आईपी यूज करते हैं कि भाई सोर्स आईपी अगर ये है तो हम इसको पर्टिकुलर्स पर फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसी चीजें आपको सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करना होता है, जो आपने लिसनर लगाया है, लिसनर में जाके आपको व्यू और एडिट रूल्स में क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रूल्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो नाउ अभी जो हम देखते हैं, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर चेक कर लेते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्रिएट करोगे, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर इंटरनेट फेसिंग IPv4 है, डिफॉल्ट VPC ले रहे हैं, मेरे रिसोर्सेज 2B के अंदर है, मैं 2A रख लेता हूँ बट मेरे रिसोर्सेज 2B के अंदर है। किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, तो देखो अब HTTPS हट गया, वो सिर्फ HTTPS के लिए है प्राइमरी। ठीक है, ये किस पोर्ट पे काम करता है, ये TCP या TCP UDP या UDP या TLS पोर्ट पे काम करेगा। तो अगर आपको ये पोर्ट्स की जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे कि मेरा 80 पोर्ट है और इसको ये कहाँ फॉरवर्ड कर दे, तो आपने एक, क्योंकि मेरा वो अभी यूज हो रहा है, जो टारगेट ग्रुप है वो मेरा यूज हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं इस टारगेट ग्रुप को फ्री कर देता हूँ। तो लिसनर्स में जाके ठीक है जी, तो अभी मेरे पास कोई भी लिसनर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक टारगेट ग्रुप बना देते हैं, टारगेट ग्रुप उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, अगेन इंस्टांस बेसिस पे चाहिए मुझे। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं, टारगेट ग्रुप नेम CL नेटवर्क टारगेट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट सर्वर ऐड कर दिया, इन सर्वर को रजिस्टर करना है, टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एप्लीकेशन के लिए अलग हो गया और नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये हो जाना चाहिए। दोबारा रेडी करते हैं। ये जो सर्वर्स बनाए हुए हैं इनमें है, टारगेट ग्रुप अभी विजिबल नहीं हो रहा है इसमें। ये बन गया है,
एक मिनट देना गाइस। हाँ, ये आना चाहिए, आपका टारगेट ग्रुप इसके अंदर नहीं आ रहा है। कुछ इशू है इसमें, इसको भी हटा देते हैं। आई एम नॉट श्योर, ये डायरेक्ट आपका आना चाहिए। आपने अगर टारगेट ग्रुप बनाया है तो आपके पास ये One डायरेक्ट task आएगा। today, daily exercise to reduce weight. तो Started from 15 August at 6:30 a.m. तो आपको एक टारगेट ग्रुप यहाँ पे आप बना सकते हो और वो टारगेट ग्रुप आपका रिफ्लेक्ट करता है, बट ये somehow इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं चेक करूंगा और आई विल टेल यू कि इसके ये क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, बट होपफुली कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप टारगेट ग्रुप यहाँ पे आपका सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है कि आपके पास इस तरफ आप नेक्स्ट करोगे, लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जिस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ रहे थे, बाकी आप रूल सेटअप कर सकते हो या चीजें सेटअप कर सकते हो, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे बनाया तो आपके पास वो लोड बैलेंसर्स में ऑप्शंस नहीं आते, लेकिन इसका फायदा क्या है, ये काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे हमने बोला कि अल्ट्रा मिलियन रिक्वेस्ट अगर आपको हैंडल करनी है तो आप नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट, अब देखो ये जो काम कर रहा है, ये प्राइमरली किस पे काम कर रहा है, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर काम कर रहा है लेयर 7 पर। एक मिनट देना गाइस। This conference will now be recorded. ठीक है, तो ये आपका ये क्यों नहीं आ रहा, और गूगल में ट्राई करते हैं। हम्म
तो होपफुली ये जो है इशू था क्योंकि हमने टारगेट ग्रुप को ALB में यूज किया हुआ था, इसलिए ये नहीं इसमें आपको विजिबल हो रहा था। होपफुली यही रहना चाहिए। आप भी एक बार क्रिएट करके देखना। तो ये वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा आप एक नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाओगे और ये चलेगा, क्योंकि हम सर्वर्स को यूज कर रहे हैं या तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसकी वजह से ये नहीं क्रिएट कर पा रहा है। नेटवर्क लोड बैलेंसर यूएस, ठीक है, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट्स दो, मैं अगर ये नहीं होगा तो हम फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। पोर्ट पर ऐड कर दिया है। कर दिया। ठीक है, तो इसको किया है आइडली, ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर बन गया। क्रिएट नेटवर्क VP से तो सही पिक किया। ठीक है, नो इशू। सो आई चेक दिस और मैं अपडेट करूंगा। मीनवाइल अगर पॉसिबल हो तो आप भी ट्राई करना, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से इजी है। तो आप लोग बना के देखना कि आपके पास भी सेम एरर आ रहा है या कुछ डिफरेंट है, एंड आई विल ट्राई एट माय एंड आल्सो कि इसमें क्या इशू हुआ। बट आपको सिर्फ सिंपली ये सिलेक्ट करके इसको फॉरवर्ड क्रिएट करना है और आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो नेट लोड बैलेंसर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और सेम उसमें भी ऐसे ही रहेगा जैसे आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बनाया था। एक आपका DNS आउटपुट आ जाएगा, और उस जो हमारे पास DNS नेम है वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो जो यूज करेंगे हम वो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट पे फोकस करना है। तो आउटपुट हमारा क्या है, DNS नेम, तो वो हमको यूज करना है। एक काम करते हैं, मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, और इसके साथ देखेंगे हम एप्लिक ऑटो स्केलिंग कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब इसके साथ हम यूज करते हैं ठीक है, एक मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दिया और इसके साथ हम ऑटो स्केलिंग को यूज करेंगे। ऑटो स्केलिंग यूज करने के लिए आपके पास जाओगे, लोड बैलेंसर के दो पार्ट थे, लोड बैलेंसर नेट टारगेट ग्रुप दोनों कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आप जाते हो तो ऑटो स्केलिंग में भी दो पार्ट है, एक पार्ट है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पार्ट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग। निशांत, ये CLNTG जो टारगेट ग्रुप है वो ग्रुप हमने है, पहले ही हाँ। क्रिएट कर लिया था, राइट? बिकॉज ऑटोमेटिकली आ रहा था जब आप क्रिएट कर रहे थे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो ये टारगेट ग्रुप हमने नहीं, पहले ही टाइम क्रिएट। नहीं, ये एक टारगेट ग्रुप जो NTG वाला है, ये तो मैंने अभी बनाया हाँ था। अभी बनाया था एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग लोड बैलेंसर। जब आप क्रिएट करते हो ना यहाँ पर, जब आप हाँ नेटवर्क यूज करते हो, तो आपके पास जैसा आपने किया यहाँ पे, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो मैंने करेक्ट। क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक किया था, तो ये आपके लिए एक नया कंसोल खोल देगा टारगेट ग्रुप वाला। लेफ्ट हैंड पैनल पे देखोगे तो टारगेट ग्रुप पर जाएगा, और यहाँ से आपने एक नया टारगेट ग्रुप बना दोगे। तो मैंने वही किया था, मैंने यहाँ पे एक ओके। नया टारगेट
बना दिया था, उसका नाम दिया था, शायद आपसे मिस हो गया होगा, उस टाइम पे मैंने एक टारगेट ग्रुप बना दिया था। ओके 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 ओके, थिंक आई गॉट द पॉइंट। अभी हुआ क्या था, अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो टारगेट ग्रुप है, मैं नया बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट जो चूज किया, अब मैं टीसीपी चूज किया, ठीक है। मैंने अर्लियर जो है एचटीटीपी पोर्ट यूज किया था, तो वो एचटीटीपी पोर्ट एप्लीकेशन पोर्ट जो समझता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो समझता है, वो एचटीटीपी समझता है। अभी एक नया टारगेट ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर मैं टीसीपी यूज करता हूँ, ठीक है। नेटवर्क लोड बैलेंसर टीसीपी को समझेगा, तो एक बार देखते हैं, शायद ये इशू हो सकता है। तो एक और टारगेट ग्रुप बनाया मैंने, और इसका नाम रख देते हैं सीएल सेकंड टारगेट ग्रुप, ठीक है। अब के बाद मैंने टीसीपी पोर्ट चूज किया। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आप चूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जैसे एचटीटीपी ट्रैफिक है, एचटीटीपी ट्रैफिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे टीसीपी जो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है, वो बाकी सारे पोर्ट को अंडरस्टैंड करता है। बाकी सारे में कौन से, टीसीपी, टीएलएस, यूडीपी और टीसीपी यूडीपी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड था, वो गेटवे लोड बैलेंसर है, वो जिनीफ पोर्ट को यूज करता है, ठीक है। तो वो गेटवे लोड बैलेंसर आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, जैसे फायरवॉल एक्सेट्रा को सपोर्ट करता है। तो अगर हमें नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करना है, तो हम टीसीपी पोर्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, सर्वर सेट किए, मैंने एक नया टारगेट ग्रुप बना दिया, ठीक है। और अब देखते हैं एक नेटवर्क लोड बैलेंसर भी बना के, होपफुली अभी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो नेटवर्क लोड बैलेंसर में टारगेट ग्रुप नहीं आ रहा था, वो इसी रीजन की वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सपोर्टेड पोर्ट को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टीसीपी पोर्ट को सजेस्ट करता है। एक्चुअली क्या था कि पहले जो क्लासिक लोड बैलेंसर था या नेटवर्क लोड बैलेंसर था, अभी उन्होंने चेंज किया, तो ये एक चेंज बना दिया। अदरवाइज अगर आप एचटीटीपी भी सिलेक्ट करते हैं, वहां पे सिर्फ एक्चुअली टीसीपी पोर्ट ही शो करता था, एचटीटीपी पोर्ट ही शो नहीं करता। लेकिन अभी उन्होंने नया ऑप्शन ऐड कर दिया, तो वो एचटीटीपी पोर्ट को भी दिखा रहा है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। तो अगर आपने टीसीपी पोर्ट यूज किया, तो अब ये नेटवर्क लोड बैलेंसर इजीली बन जाएगा। अब आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर बन गया, इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैंने एक टेस्ट को अगर मैं देखता हूँ, तो टेस्ट जा रहा है आपका सेकंड टारगेट ग्रुप पे, है ना। तो ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर बन जाएगा। आपकी बार जो मैंने चूज किया था, वो मैंने टीसीपी चूज किया, और ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और ये कौन सा लोड बैलेंसर है, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ठीक है। तो मैं इसको नेमिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इससे कंफ्यूज मत होना, ये अभी क्या था, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ठीक है। इसका टाइप चेक करोगे तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इसका टाइप चेक करोगे तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ठीक है। नेटवर्क लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो गया है, रीजन हमको समझ में आया। अब हम इसको, जो हमारा आउटपुट है, वो क्या है, डीएनएस नेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डीएनएस नेम से चेक करेंगे। तो जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में मेरे पास आउटपुट आ रहा था, मेरे पास यहाँ पर भी आना चाहिए। अभी प्रोविजनिंग है, अभी तो मेरे पास फेलियर है। लिसनर्स 80 है, सेकंड टारगेट ग्रुप पे जा रहा है।
इसके लिए जो टारगेट ग्रुप बनाया था एक बार उसको देखते हैं क्या स्टेटस चल रहा है। टारगेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। ओके, स्टांस लेवल पे क्या चल रहा है? ठीक है, स्टांस अप है। स्टांसेस से रिस्पॉन्स आ रहा है। स्टांस लेवल पे तो सही है। अब होपफुली अगर हम लोड बैलेंसर हमारा प्रॉपरली काम किया तो लोड बैलेंसर से भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रोविजनिंग में चल रहा है। ठीक है, इसको रेडी होने देते हैं। तब तक हम ऑटो स्केलिंग वाले कंसेप्ट्स को प्रॉपर कर लेते हैं। इतनी देर में ये आपका प्रोविजनिंग से स्टेटस जब एक्टिव हो जाएगा और जब हमारे सर्वर्स रजिस्टर हो जाएंगे देन इट शुड स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, बट आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर आप चूज करोगे और वहां पे पोर्ट टीसीपी चूज करोगे। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बनाया वैसे ही आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अब ऑटो स्केलिंग की बात करते हैं। अब मुझे अगर ऑटो स्केलिंग बनाना है तो ऑटो स्केलिंग में दो पार्ट है, एक है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है ऑटो स्केलिंग। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने जब कल बात कर रहे थे ऑटो स्केलिंग की तो मैं बताया था उसमें आपको कि हम एक AMI चूज कर लेते हैं या हम एक कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लेते हैं। कि नया सर्वर जब बिल्ड होगा, जब लोड इंक्रीज हुआ तो एक नया सर्वर बिल्ड होगा, तो वो नया सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, नए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मुझे चूज करना है। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ रखूंगा मैं? लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, उसके बाद मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप की सेटिंग करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे जाते हैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक नया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम रेडी करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। इसमें मैंने बोला CL ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CL ऑटो स्केलिंग वेब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप ये सिलेक्ट करोगे कि किस इमेज से आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इमेजेस अवेलेबल है? एक तो मैंने अपना इमेज बनाया रखा है, ठीक है, जिसमें मेरा ये वेब सर्वर होस्टेड है, जो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस AMI को यूज कर सकता हूँ, मैंने ये AMI बनाया था। ठीक है, या आप चाहो तो मार्केट प्लेस में जो AMI अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो लिनक्स सर्वर की AMI को यूज करना या आप चाहते हो विंडोज सर्वर की AMI को यूज करना, तो हर AMI का एक नंबर होता है। आप मार्केट प्लेस में जाओ और वहां से आप इसको पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी मार्केट प्लेस वाली AMI भी अवेलेबल यहाँ पर रहेंगी। बट नॉर्मली जैसे मेरा केस है या नॉर्मली प्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट होता है, आपने कुछ कस्टमाइज AMI बनाया हुआ है और आप उसको यूज करोगे, तो मुझे तो ये वेब सर्वर चाहिए ना। मेरी अगर सपोज करो एक प्रॉपर वेबसाइट होस्टेड है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट होस्टेड है या अमेजोन होस्टेड है या कोई और वेबसाइट होस्टेड है, मुझे तो वो वेबसाइट का कंटेंट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट की एक AMI बना दूंगा। मैंने एक AMI बना के रख ली और उसको चूज कर लिया। ठीक है, तो मेरी AMI सिलेक्ट हो गई है। अब इंस्टांस टाइप क्या बनेगा? इंस्टांस टाइप क्या बनेगा? T2.micro। मुझे कौन सी इंस्टांस चाहिए यहाँ पे? T2.micro, क्योंकि वो फ्री टायर में कवर होगी। बट अगर आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो तो इट कुड बी M4.large या T2.large। मतलब आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 CPUs हैं और 8 GB रैम मुझे मिलता है M4.large कॉन्फ़िगरेशन। तो हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट ये हो। ठीक है, तो जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है आप वो चूज कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे T2.micro से काम हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद IAM रोल क्या चाहिए आपको, ये सब चीजें ऑप्शनल है। ठीक है, एडिशनल है, ये ऑप्शनल है। तो मुझे
जो सर्वर मैं सेटअप कर रहा हूँ वो t2.micro कर रहा हूँ, ये वेब सर्वर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल ऑप्शन सेटअप करना है तो आप कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे पास और कुछ एडिशनल ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आता है स्टोरेज का ऑप्शन। तो दो स्टोरेज मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 10 और 15 GB, क्योंकि मेरी AMI के अंदर थी, तो ठीक है, आई एम गुड विद इट। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास है लाइनक्स का सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें मुझे दोनों पोर्ट मिल जाते हैं, 80 और 22 जो मुझे चाहिए, तो मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप को यूज कर लेता हूँ। की पेयर कौन सा यूज करना है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करेगी, ये एक की पेयर यूज करेगी ओरेगन वाला, क्योंकि मेरे पास ओरेगन की है, ठीक है। तो अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई, मेरी AMI ये बनेगी, मेरा सर्वर t2.micro होगा, मेरे पास दो स्टोरेज होंगी, मेरे पास ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज होगा, और मेरे पास ये की पेयर यूज होगा, ठीक है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई, इसको लॉन्च कर। अब इस AMI में क्या कंटेंट है, ये वेब वाला कंटेंट है, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन हमारी तैयार है। अगर कभी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहो तो यहाँ से पॉसिबल नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिलीट करना है और नया रेडी करना है, या इसको कॉपी कर लो और फिर कॉपी होने के बाद जब इसकी नई कॉपी तैयार हो जाए तो उसी के अंदर जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन पिक हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कॉपी कर दिया तो ये क्या करेगा, जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट उठा लिए। अब जो ऑप्शन आपको चेंज करना है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई है, अब हम जाते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर। अब यहाँ पर हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे काम करेगा, ये आपका मिनिमम साइज है, ये डिजायर कैपेसिटी है, ये स्केल आउट एज नीडेड है, ये कौन सी हो गई, रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। डिजायर कैपेसिटी क्या हो गई, डिजायर कैपेसिटी हो गई कि आप चाहते हो कि आपके एवरी टाइम 2 सर्वर्स रन करें, ठीक है। अगर किसी केस में कोई इश्यू आ जाता है तो मिनिमम 1 सर्वर तो रन करे ही करे, ठीक है। ऐसा आप मिनिमम साइज भी सेटअप कर सकते हो, और जो मैक्सिमम साइज है टोटल वैल्यू डिजायर्ड प्लस रिजर्व। तो इसके बाद क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम CL ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हमने टेम्पलेट अभी नहीं किया, ठीक है। तो हम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे स्विच कर जाएंगे, बट टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट भी सेम चीज है। टेम्पलेट में हम एक टेम्पलेट होता है, जैसे एक पैटर्न हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस टाइप के सर्वर चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट ए लॉन्च टेम्पलेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक टेम्पलेट बना सकते हैं, और वो टेम्पलेट को हम यूज कर सकते हैं। या तो AMI बना लो, AMI क्या करता है, स्टोरेज यूज करता है, लेकिन अगर हम टेम्पलेट यूज करते हैं तो टेम्पलेट स्टोरेज भी यूज नहीं करता। तो सेम काम जैसे हमने AMI में किया था ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं CL वेब टेम्पलेट, और इसमें अगर कुछ आपको टैग्स देने हैं, ठीक है, तो वो टैग ऐड कर दिए, जैसे मैंने ऐड कर दिया नेम और previous server created by template, ठीक है। देन AMI में जैसे AMI चूज करते हैं ना, जब हम कॉन्फ़िगरेशन चूज करते हैं, सेम वे में हम यहाँ पे भी अपनी AMI चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी AMI चूज करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या सर्वर चूज करना है, t2.micro चूज किया था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेम वे में हम t2.micro यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम की पेयर भी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या की पेयर चाहिए, मुझे ओरेगन चाहिए था, ठीक है,
क्या वीपीसी चाहिए आपको, क्या सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, ठीक है, ये बनाया। स्टोरेज कितनी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टोरेज भी बता सकते हो कि स्टोरेज कितनी होगी। अब ये सब क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक टेम्पलेट बना देगा, ठीक है। तो अब जो नया सर्वर आपका रेडी होगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो टेम्पलेट और कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। द ओनली सिंगल डिफरेंस कि अगर आप AMI यूज करते हो तो एक्चुअली आपकी स्टोरेज, क्योंकि आप AMI जो यूज कर रहे हो वो सर्वर से यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो आप टेम्पलेट के अंदर करते हो, टेम्पलेट में आप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करके अब आपने बोला मुझे कभी भी जैसे इस तरीके के सर्वर चाहिए होते हैं तो मुझे हमेशा ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है, ये चूज करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें अगर हम जाते हैं, सपोज करो मैं रेडिट सर्वर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अमेजोन लाइनेक्स ले लेते हैं, ठीक है। तभी क्या करेगा, एक अमेजोन लाइनेक्स सर्वर रेडी कर देगा इस कॉन्फ़िगरेशन का ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप कुछ और चूज कर लो, ठीक है, इसको सपोर्ट कर देगा। तो हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं, आप चाहो तो एक टेम्पलेट भी बना सकते हो, टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो। तो ये एक CL वेब टेम्पलेट मैंने बना दिया। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, तो वो क्या करेगा, जब मैं नया सर्वर यहाँ से लॉन्च करूंगा, कभी भी मुझे सर्वर लॉन्च करना है तो मैं जस्ट इस कॉन्फ़िगरेशन को करूंगा और मैं लॉन्च कर दूंगा सर्वर। तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे सर्वर का टाइप t2.micro, कितनी स्टोरेज चाहिए, कौन सा की पेयर यूज करेगा, वो सब बार बार नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्पलेट को हम यूजफुल तरीके से कर सकते हैं। वापस आते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, ठीक है। तो मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दे दिया और स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना चाहता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है, ठीक है। तो CL ऑटो स्केलिंग वेब कॉन्फ़िगरेशन चूज किया मैंने। अब ये क्या कर रहा है, ये इस AMI से एक सर्वर बना देगा और t2.micro लॉन्च करेगा यहाँ से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट करो। VPC, तो कौन सा VPC यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हैं। सबनेट, सबनेट हम यूज कर रहे हैं 2B, मैं चाहता हूँ मेरे जो सर्वर लॉन्च हो वो 2B में हो और 2C में लॉन्च हो, ठीक है। अब जो नए सर्वर लॉन्च होंगे मेरे वो 2B में होंगे और 2C में होंगे, ठीक है। दो सबनेट मैंने लिए, इससे क्या मैं अचीव कर रहा हूँ, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। अभी जो मेरे सर्वर लॉन्च होंगे वो 2B और 2C में लॉन्च होंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब अगर मेरे पास लोड बैलेंसर को यूज करना चाहता हूं मैं, तो मैं यूज कर सकता हूँ इस लेवल पे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पर मैं लोड बैलेंसर यूज कर सकता हूँ। तो लोड बैलेंसर में अगर आपको कोई लोड बैलेंसर अटैच नहीं करना, फाइन। अगर आप चाहते हो कि कोई करंट लोड बैलेंसर का ट्रैफिक यहाँ पर आ जाए, तो मेरे पास कौन सा ट्रैफिक आ सकता है, मेरे पास ये ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। तो देखो मेरा DNS चल गया, नेटवर्क लोड बैलेंसर चल गया, जो हमने टेस्ट करके बनाया था। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर का ट्रैफिक है वो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप से अटैच हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अटैच करूंगा लोड बैलेंसर, और ये बोलेगा आप कौन सा लोड बैलेंसर को अटैच करना है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर के साथ क्या अटैच है, टारगेट ग्रुप। तो ये देखो ये आ गया CL सेकंड टारगेट ग्रुप। तो ये मेरा लोड बैलेंसर अटैच हो जाएगा नेटवर्क वाला, ठीक है। जो ये टारगेट ग्रुप बनाया था हमने, किसके लिए बनाया था, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए। तो मैं इसको अटैच कर दूं, अटैच कर दिया और नेक्स्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ग्रुप साइज, ठीक है, कि मिनिमम कैपेसिटी आप कितना चाहते हो, ठीक है। डिजायर कैपेसिटी कितना चाहते हो, मिनिमम कितना चाहते हो, और मैक्सिमम कितना चाहते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे दो सर्वर हमेशा रनिंग में रहें, ठीक है, दो सर्वर हमेशा रनिंग में रहें, और मिनिमम कैपेसिटी जो जाए वो 1 तक जाए, ठीक है। या एक काम करते हैं, डिजायर कैपेसिटी कर देते हैं 4, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे मिनिमम डिजायर कैपेसिटी
4 रहे, मेरे हमेशा 4 सर्वर चलते रहे। अगर किसी केस में लोड कम हो जाता है, ठीक है, और मुझे ज्यादा सर्वर्स की जरूरत नहीं है, तो मिनिमम 1 सर्वर तो चलता रहे, ठीक है, और मैक्सिमम कितना तक जाए, 8 सर्वर्स तक जाए। अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। अभी क्या होगा, मेरे ऑलवेज कितने सर्वर्स रनिंग करेंगे, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। अभी एट दिस टाइम कितने सर्वर्स रन करेंगे, अगर मैं फोर्स सेटअप करता हूँ डिजायर कैपेसिटी, 4 वो सर्वर्स मेरे हमेशा रन करेंगे। अगर लोड कम होता है तो मिनिमम कितने पे चले जाएंगे, ठीक है, और अगर लोड ज्यादा होता है तो कितने चले जाएंगे, 8 पर, ठीक है। तो ये ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली सेटअप। अब एक काम करते हैं, हमारे कुछ ऑलरेडी सर्वर्स रनिंग थे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक लोड बैलेंसर ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम उन सर्वर्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं। तो ऑटो स्केलिंग का देखो बेनिफिट क्लियर समझ में आएगा। इन सर्वर्स को हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। अब मेरा प्रोडक्शन में जो लोड बैलेंसर चल रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि उसके पीछे कोई सर्वर तो है ही नहीं, मैंने बैकएंड के सर्वर्स डिलीट कर दिए। तो ये जो मेरा सर्वर है लोड बैलेंसर, ये चलना बंद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, हो गया, देखो ये आउटपुट आना बंद हो गया इसका, ठीक है। अब हम आ गए ऑटो स्केलिंग पे, तो मेरी कैपेसिटी हो गई 4, तो अब मेरे पास 4 सर्वर एट अ टाइम चलेंगे। लोड अगर कम हुआ तो 1 पे भी जा सकता है, और अगर लोड ज्यादा हुआ तो 8 पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने इसको ऐसा किया, अभी आप क्रिएट कर दोगे, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप बन जाएगा। बट अगर आप चाहो ऑटो स्केलिंग में, अगर आप चाहते हो कि आपका स्केल आउट जो हो रहा है, आपके जो नए सर्वर ऐड हो रहे हैं, अगर आप उस पर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है, वो आप कंडीशन, तो वो कंडीशन कैसे लगा सकते हो, एक टारगेट ट्रैकिंग स्केल पॉलिसी होती है यहाँ पे, उसको आप यूज कर सकते हो। आप इस पॉलिसी को कुछ नाम दे दो, ठीक है, सर्वर एडिट, यहाँ पे आपने बोला एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन पे लगा सकते हो, नेटवर्क पे लगा सकते हो, नेटवर्क आउट पे लगा सकते हो, और लोड बैलेंसर के रिक्वेस्ट काउंट पे भी लगा सकते हो। अगर मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट ऐड आ गई लोड बैलेंसर पर इनकमिंग, तो आप एक नया सर्वर ऐड कर दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन नॉर्मली एक गुड प्रैक्टिस है, तो हम कहते हैं कि अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% हो जाता है तो आप एक नया सर्वर ऐड कर देना, ठीक है। तो मेरे पास मिनिमम 4 चल रहे हैं, अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 4 सर्वर्स का 80% हो गया तो ये नया सर्वर ऐड कर देगा, नंबर हो जाएगा मेरा 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद और ऐड नहीं होंगे, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन किया, टारगेट वैल्यू 80 कर दी, और मैं नेक्स्ट कर, आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि भाई नया सर्वर लॉन्च हुआ है या टर्मिनेट हुआ है, या लॉन्च नहीं हो पाया, या फेल टू टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो पाया, तो आप एक टॉपिक बना सकते हो, एसएनएस टॉपिक, वो आपको अलर्ट भी सेंड कर देगा, ठीक है। तो मैंने बोला एक अलर्ट मुझे सेंड कर दो, तो इसके लिए सर्वर नोटिफिकेशन, आपने बोला ईमेल एड्रेस बता दो मुझे, किस ईमेल एड्रेस पे आपको टॉपिक भेजना है, तो मैंने बोला मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल भेज देना, ठीक है। क्या होगा, अगर मेरे पास कभी भी कोई सर्वर मेरे ग्रुप के अंदर लॉन्च होगा या टर्मिनेट होगा, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट, टैग किया, अगर आपको जो नए सर्वर लॉन्च होंगे, अगर आप उसके लिए कोई टैग लगाना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ ऑटो स्केलिंग वेब सर्वर, ठीक है, पता लग जाएगा कि ये मेरा जो नया सर्वर है ये ऑटो स्केलिंग वाला है, ठीक है। नेक्स्ट किया, और भी जो टैग आप लगाना चाहते हो, जैसे टेक्निकल ऑनर का लगा दो, टैग नंबर दे दो,
आप कुछ टैग्स ऐड कर सकते हो। तो हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप रेडी हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, किस नेटवर्क में लोड होगा, डिफॉल्ट वीपीसी में लोड होगा, सर्वर किस में लोड होंगे, 2B और 2C में होंगे, इस लोड बैलेंस के साथ में अटैच है, आप चाहो तो अटैच कर सकते हो। तो अब जो मेरा लोड बैलेंसर का ट्रैफिक है वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से ऐड हो गया, यानी अब मैं लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग का भी फायदा ले सकता हूँ। ग्रुप साइज क्या है, 4 है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 8 है। स्केलिंग पॉलिसी, जैसे ही कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन टोटल सारे सर्वर्स का 4 सर्वर्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे ही 80% हो जाएगा, एक नया सर्वर ऐड हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास आपके ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो नए सर्वर लॉन्च हो रहे हैं उन पे एक टैग लग जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और टैग ऐड कर देते हैं, बैकअप। मैंने कहा इनका बैकअप मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नो कर दिया। नेक्स्ट, अब मेरे पास ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप रेडी हो गया। ठीक है, जो भी स्टेटस है मैं वो यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है जी, तो इसने बोला 1 टॉपिक 1 सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, गुड है। ओल्ड ऑटो स्केलिंग ग्रुप कंसोल इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल, पहले का जो कंसोल था वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप चेक करोगे, मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप रेडी हो रहा है। अगर आपको कोई चेंज करना है, ठीक है, मान लो आपको डिजायर कैपेसिटी लगता है 4 ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट करके इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, जो भी आपकी सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आप करना चाहते हो वो डिटेल में जाके एडिट में कर सकते हो। अब आ जाओ एक्टिविटी में। एक्टिविटी में क्या हो रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि यूजर रिक्वेस्ट क्रिएटेड ऑटो स्केलिंग चेंजिंग द डिजायर कैपेसिटी फ्रॉम 0 to 4, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई भी सर्वर नहीं था और हमारी डिजायर कैपेसिटी 4 है, तो ये कुछ नया सर्वर लॉन्च कर रहा है। तो इंस्टांसेस में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हो क्या हुआ, हाँ जी, यस नो मे बी, हमारे नए 4 सर्वर लॉन्च हो गए। ठीक है, हाँ क्योंकि मैंने ये बोला था कि मेरे पास जो डिजायर कैपेसिटी है वो 4 सर्वर्स की हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास 4 सर्वर्स एट ए टाइम रनिंग हो गए। क्या ये सर्वर मैंने लॉन्च किए? नहीं, ऑटो स्केलिंग है। ऑटो स्केलिंग ने लॉन्च कर दिया है ना। तो हम्म, अब आप समझ रहे हो कि काम कितना इजी हो गया। जो मुझे वेबसाइट बनानी थी, अगर सपोज करो मेरी इस पे कोई क्रिटिकल वेबसाइट होस्टेड है, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो गई। किसको यूज किया उसने, AMI फीचर को यूज किया और उसकी हेल्प के साथ में ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो गई। और ऑटोमेटिकली तो रेडी हुई हुई हाईली अवेलेबल हो गई, क्योंकि यहाँ पे 4 सर्वर से बैकअप है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्योंकि ये लोड बैलेंसर से अटैच है। तो मेरा जो भी लोड आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग दिस 4 सर्वर्स। ठीक है, और अगर कोई सर्वर में इशू आता है तो वो भी ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। अभी अगर मैं देखता हूँ लोड बैलेंसर मेरा अभी चलना बंद हो गया था। ठीक है, अब देखना अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो अभी तो इनिशियलाइज हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा, ये जब सर्वर्स रेडी हो जाएंगे, 2x2 चेक पास हो गया है, ये सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, एक सर्वर को खोलते हैं और इसका IP चेक करते हैं। कॉपी किया, ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरे सर्वर से आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, यानी ऑटो स्केलिंग भी चल रही है। देखो जो मेरा टेस्ट लोड बैलेंसर बना हुआ था उस पर ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, उस पर ट्रैफिक आ रहा है, अभी वेबसाइट अब हो गई है। ठीक है, लोड बैलेंसर मेरा एक्टिवेटेड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस लोड बैलेंसर को किसके साथ अटैच कर दूंगा, अपने डोमेन के साथ में। ठीक है, अपने डोमेन के साथ में अटैच कर दूंगा।
तो मेरा डोमेन है abc.com, उसके साथ ये नेटवर्क लोड बैलेंसर अटैच हो जाएगा। Excuse me। तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ऑटो स्केलिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। मेरी वेबसाइट भी अप हो गई और मैं ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग का भी फायदा ले पा रहा हूँ अपने डोमेन पर। इस तरीके से ये वेबसाइट हाईली अवेलेबल रहती है। कोई भी आप काम करते हो, कभी भी आपकी वेबसाइट्स है वो इसलिए डाउन नहीं होती। अभी मेरा वेबसाइट चल रहा है और देखो अभी सबका आउटपुट एक ही आएगा जितनी बार भी मैं रिफ्रेश करूंगा। रीजन बीइंग क्योंकि अब तो उसने AMI को यूज किया था, AMI के अंदर तो मेरा यही कंटेंट था, राइट। और वेबसाइट में तो यही था, वेबसाइट का कंटेंट चेंज नहीं होता, वो तो जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए किया था, ठीक है। तो अभी चारों सर्वर का जो आउटपुट है वो एक्चुअली में यही है। अगर मैं देखता हूँ इसको भी, IP कॉपी कर लो, ट्रैफिक तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन कंटेंट अभी आपको सेम मिलेगा। मेरा लोड बैलेंसर यूज हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आई? हाँ ठीक है। एक चीज और एडवांटेज है ऑटो स्केलिंग का। अगर सपोज करो मैंने ये दोनों सर्वर्स को है, ठीक है, आप आए और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, किसी ने गलती से हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो गया, मेरे पास एक्चुअली बैकएंड में कितने सर्वर्स रहेगा, दो सर्वर्स में रह गए, दो सर्वर्स रह गए। अब ट्रैफिक दो पे ही पास होगा, ठीक है। लेकिन रियलाइज करेगा, ऑटो स्केलिंग पॉलिसी अपने आप रियलाइज करेगी कि मेरी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, जो डिजायर कैपेसिटी है, वो कितनी है, 4। 4। तो ये देखेगा कि ऑटो स्केलिंग में तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो रनिंग तो दो ही सर्वर है। तो वो ये चेक करेगा जैसे ही उसको ये फील होगा। और क्या होता है, नॉर्मली 5 मिनट्स का टाइम आता है, ठीक है, जो हमारा गैप आउट टाइम रहता है वो 5 मिनट्स का है। जैसे ये सेंस करेगा कि मेरे पास तो रनिंग सर्वर्स है ही नहीं, मेरे पास तो दो ही सर्वर रनिंग में है, तो ये नया सर्वर लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन कहाँ आ जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास मेल भी आ जाएगा कि आपको जो दो सर्वर था किसी ने टर्मिनेट हो गया किसी वजह से और अभी नया सर्वर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो तो एक्टिविटी क्या हुई है, अभी हमारे पास ये चारों सर्वर लॉन्च हुए, 0 to 4 लॉन्च होके मैट हो गया, डन है, ठीक है। अभी और कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या किया, अभी उसको सेंस नहीं हुआ कि भाई मेरा कुछ एक सर्वर डाउन हो गया। तो अभी आप थोड़ी देर में जब रिफ्रेश करोगे, देखो अभी आ गया अलर्ट, ठीक है। तो ये क्या बोला, एक वन इंस्टांस हैज बीन टेकन आउट ऑफ द सर्विस इन रिस्पांस ऑफ EC2 हेल्थ चेक, ठीक है। EC2 हेल्थ चेक को थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना चेक करने के लिए। अब देखा उसने कि भाई ये तो चल नहीं रहा है, तो उसने बोला ये इंस्टांस जो है टर्मिनेट हो चुकी है। तो उसने क्या किया इसके रिस्पांस में, ठीक है, उसने जैसे ही देखा ये इंस्टांस टर्मिनेट हो गई है, इसके रिस्पांस में उसने एक नया इंस्टांस लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो उसके इंस्टांस की डिटेल भी दे दी, FC13 है लास्ट में, कि ये नया सर्वर मैंने लॉन्च कर दिया, अब मेरी कैपेसिटी 3 to 4 हो गई है। मतलब मेरी 2 to 4 कर दी थी किसी ने, अब मैं 3 to 4 पर आ गई हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक नया सर्वर लॉन्च हो रहा होगा, FC13 वाला, चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो एक नया सर्वर इनिशियलाइज हो गया, FC13 वाला। समझ रहे हो क्या कमाल का फीचर है। तो ये इससे बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ से आप ऑटो स्केलिंग के थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को पूरा मैनेज कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने ये चीजें काफी कवर कर लिया है। अगर EC2 या सर्वर मैनेजमेंट की बात करोगे, तो सर्वर मैनेजमेंट में आपका बैकअप होता है, सर्वर मैनेजमेंट में आपके डिस्क स्पेस मैनेजमेंट होती है, सर्वर स्पेस में आपका वेबसाइट मैनेजमेंट होती है, ठीक है। लोड बैलेंसर सेटअप करते हो, ऑटो स्केलिंग सेटअप करते हो। अगर आप ये करते हो तो ये आपका पूरा EC2 सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग के थोड़े और फीचर देखेंगे कल, डिटेल में और चेक करेंगे। मतलब ये तो हो गया है, एक्चुअली काम यही रहता है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसका प्रैक्टिस करो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके, और थोड़ा सा और कुछ अगर ऑप्शन डिग आउट कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। अब ये चारों सर्वर रेडी हैं, तो अभी देखो अभी मेरे ख्याल से एक और सर्वर रेडी हो जाएगा। ये अभी स्टॉप दिखा रहा नहीं, ये दूसरा है, टर्मिनेट है। तो अभी दूसरा एक सर्वर भी रेडी होने वाला है। अभी जैसे इसको सेंस मिलेगा आपको एक और अलर्ट मिल जाएगा और एक नया सर्वर रेडी हो जाएगा।
अच्छा, रीजन बीइंग क्योंकि अभी सर्वर्स पे लोड नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम कैपेसिटी हमने सेट कर रखी है ना 1। तो वो क्या देख रहा है कि अभी तो मेरे पास इतना लोड नहीं है कि मुझे 4 सर्वर की जरूरत पड़े, ठीक है, तो वो खुद ही सेंस कर रहा है और इसलिए उसने एक सर्वर और लॉन्च नहीं करेगा अभी, ठीक है, क्योंकि मेरी मिनिमम कैपेसिटी मैच कर रही है। अगर आप चाहते हो तो उसको सेम रख सकते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि हमेशा आपके 4 सर्वर चले ही चले, तो आप मिनिमम बोलोगे कि मिनिमम 4 सर्वर आप सेट कर दो, मिनिमम वैल्यू 1 to 4 कर दो। अभी मैंने 1 किया हुआ है, तो मेरा सर्वर वो देख रहा है कि मेरा यूटिलाइजेशन इतना नहीं है, तो वो 1 पे ही मेंटेन करे, 3 पे मेंटेन करेगा वेबसाइट। वो चाहता है कि आपका पैसा एक्स्ट्रा खर्च ना हो। तो ये भी एक यहाँ पे सेंस है, ठीक है। हाँ, तो तो अभी अगर इनमें से चलो टर्मिनेट हो जाता है चलो। या तो कर देते हैं हम्म, हम, हम्म, हम्म। तो फिर नहीं करेगा ना एक्स्ट्रा लॉन्च, बिकॉज 8 मैक्सिमम कैपेसिटी थी। 8, हाँ, हाँ नहीं दोबारा बोलो, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, आप दोबारा बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ जैसे पहले 4 टर्मिनेट हुए तो उसकी जगह दूसरे 4 आए, उस 4 के बाद अगर मान लो दोबारा से 2 टर्मिनेट हो जाते हैं हम्म। और नहीं 4 नहीं मिनिमम। नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो। इसमें क्या है कि आपके जो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, मतलब सर्वर लॉन्च करने की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 नहीं है कि वो 8 ही सर्वर लॉन्च करेगा, उसमें से आपने टर्मिनेट कर दिया तो वो उसको काउंट कर रहा है, ओके नहीं। ओके 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 मैक्सिमम 8 सर्वर रन कर सकते हैं एट ए टाइम, ओके यस ओके। एट ए टाइम, 8 सर्वर रन करेंगे, मतलब आपकी जो मैक्सिमम कॉस्ट जाएगी वो कितनी जाएगी, 8 सर्वर की जाएगी कॉस्ट मैक्सिमम, ठीक है। एट ए टाइम अगर लोड बढ़ गया तो वो 8 सर्वर्स तक जाएगा, उसके बाद अगर आपकी साइट क्रैश होती हो तो हो जाए। गॉट ओके माय ओके पॉइंट। यस थैंक्स। इसलिए तो हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। क्यों व्हाट्सएप या ये फेसबुक क्यों क्रैश हुआ, उन्होंने कुछ कैपेसिटी डिसाइड किया हुआ था, बहुत अच्छा कैपेसिटी है ना, बट वो फेल हो गया मैक्सिमम लिमिट, तो इसलिए तो वो डाउन अचानक से इतने यूजर उनके कैसे बढ़ सकते हैं, उनके तो मतलब हो डिटरमाइन कैसे क्या कर होगा सकते ना, हैं इतना, बैक इतने एंड, हाँ यूजर तो, डबल हो गए। हाँ तो आप देखते कहाँ हो, कभी आप सुनते हो कि डाउन हुआ, ये रीजन भी कभी बिल्कुल एकदम लिमिट कभी होता है ना, हैकर्स और ये सब इतने सारे मेहनत कर रहे होते हैं लोग, कभी सक्सेस हो जाता है, अदरवाइज आप देखोगे तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। अब तो आप नॉर्मल वेबसाइट भी चलाओ तो उसकी भी स्केलेबिलिटी ज्यादा है, पहले ये सब चीजों में बहुत इशू आते थे, वेबसाइट डाउन हो रहा है, कुछ इशू है इस तरीके ओके ओके का। तो आज ऑटो स्केलिंग करो, लोड बैलेंसिंग करो, ऑटो बहुत ही कंसेप्ट है, और ये बहुत जरूरी है, मतलब इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी बहुत। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे। ऑटो स्केलिंग हमने ऑटो स्केलिंग लॉन्च कर दिया था प्रशांत, राइट? देन आपने, आई जस्ट मिस्ड कि कनेक्ट कैसे किया हमने हमारे जो हमने बनाया था, अ, लोड बैलेंसर, उस, हाँ, ऑटो आप लोड बैलेंसर स्केलिंग बोल करने रहे के थे। बाद, हम्म। हाँ, लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कैसे किया था, मतलब 4 ऑटो स्केलिंग सर्वर्स लॉन्च हो गए, राइट? देन यू कनेक्टेड इट, राइट? उसको कनेक्ट किया था हमने। एक मिनट रुको। अच्छा, आई थिंक मैंने विंडो बंद कर वो मैं दिया है। मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या ठीक होता है। है, आपने ऑटो स्केलिंग जब ग्रुप आते हो ना, तो उस टाइम पे वो ऑप्शन देता है कि आपको लोड बैलेंसर से अटैच करना है या नहीं करना है, तो दैट टाइम मैंने चूज किया था, अ- उस टाइम मैंने चूज किया था वो। अच्छा, ठीक। हाँ, जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ही ऑप्शन आता ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ही ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे मैंने चूज किया था, स्टेप नंबर 4 है वो, ठीक है, आप आओगे ना वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ अगर ये मिल जाएगा तो, D870 ठीक है। आज की क्लास मतलब कंप्लीट हो गई है, इफ somebody want to leave feel free to leave। और एक बार देख लेते हैं, तो आप जाते हो इसी पर। जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसके बाद आपके पास
ऑप्शन आता है एक हाँ देखो स्टेप नंबर 3 पर ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इधर नो लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर सकते हो, अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना लोड बैलेंसर चूज करना होगा। अगर आपके पास ओके क्लासिक लोड है तो वो यूज करोगे, क्लासिक हम यूज नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, तो अभी हम लोड बैलेंसर का जो टारगेट ग्रुप हमने बनाया था, टारगेट ग्रुप मैंने कौन सा बनाया था, एक सीएल सेकंड टारगेट ग्रुप बनाया था, है ना, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए बनाया था मैंने। ऊपर वाला जो है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, ये मैं चूज ठीक करूंगा यहाँ पे, ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है तो ठीक बना, है ठीक है तो जितना बनाओगे आप एक बार लोड बैलेंसर और अटैच करो और ऑटो स्केलिंग बना के देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। फिर कल क्वेश्चन लेते हैं और आगे के इसमें जो पॉइंट है कुछ अगर मिसिंग हो रहा होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग का एक कल प्रैक्टिकल सेशन करें। ओके बाय बाय। ओके बाय प्रशांत। बाय बाय।